जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था MCQ नंबर 01। यहाँ डिस्कशन करने से पहले ये थोड़ा जानना जरूरी है कि चूंकि जनजातीय शासन व्यवस्था है और इसमें प्रत्येक बुक में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अलग रहता है, तो उसमें से जो अपडेट बुक में जो लिखा हुआ है अभी जो नए संस्करण के तहत आया है उसको हम लोग थोड़ा प्रायोरिटी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग को ये भी देखना है अगर कहीं कुछ मतलब किसी और बुक में कुछ और मानता है, दूसरे बुक में कुछ और मानता है, तो दोनों के बीच थोड़ा हम लोग को देखना होगा। और यहाँ थोड़ा बहुत डाउट भी होता है तो उसको हम लोग को थोड़ा मैनेज करना होगा। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है JSSC हो या JPSC, उसमें थोड़ा बहुत अगर कंट्रोवर्सी हो रहा है तो उसको थोड़ा हम लोग सॉफ्ट जोन में देखते हुए आगे निकलेंगे। और ये मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, लेकिन कोशिश एग्जामिनर भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन ना हो लोगों को। तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो एक्चुअली जो मुंडा शब्द हम लोग जो देखते हैं शब्द, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखना है। तो मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है, इसका मतलब होता है विशिष्ट व्यक्ति। मतलब जो मुंडा शासन व्यवस्था या मुंडा गांव में जो देखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? गांव का राजा माना जाता है। तो इस तरीके से इसका जो एक्चुअली जो शब्द का अर्थ होता है वो विशिष्ट व्यक्ति माना जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई गरीब व्यक्ति को मुंडा क्यों बनाएंगे? बोला जाता नहीं, ये तो गांव का मुंडा है या गांव का सरदार है, तो विशिष्ट व्यक्ति उसी को मानेंगे ना। तो कभी कभी इस टाइप से होगा तो कॉमन सेंस यूज करना हम लोग को पड़ता है। तो इस तरीके से पहला आंसर क्या होगा? पहला का भिन्न। आगे चलते फिर दूसरा, तिब्बत से कौन सी जनजाति झारखंड आई है? तो तिब्बत से कौन सी जनजाति झारखंड आई है? ऑप्शन है संथाल, मुंडा हो उराम। तो एक्चुअली इसका जो आंसर है ये मुंडा होगा। और मुंडा कब आए हैं? नवपाषाण काल में। कब आए हैं? नवपाषाण काल में। तो ये सब भी थोड़ा बहुत हम लोग को जानकारी रखना है। संथाल की बात करें, संथाली लोग, ये लोग वेस्ट बंगाल साइड से आए हैं। हो जो है वो हम लोग का कैमूर से आए हैं। कहाँ से? कैमूर से। और उरांव जो आए हैं हम लोग का दक्षिण इंडिया से। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? तिब्बत से कौन सी जनजाति झारखंड आई है? मुंडा आई है। और पूछा जाए अगर कब आई है तो कब होगा? नवपाषाण काल में। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे चलते फिर मुंडा गांव का प्रधान, उसके बारे में जो कथन है, देखिए इस टाइप से जब भी आएगा तो इसका देखिए कथन क्या बोले, निम्न में से सही कथनों का चयन करना है। तो जो सही कथन है उसको चयन करना है, ठीक। तो इसका पद वंशानुगत होता है, सही है कि ये वंशानुगत होता है। गांव के विवादों का निपटारा करता है। चूंकि गांव का प्रधान मुंडा होता है तो गांव से संबंधित जो भी विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेंगे? मुंडा करेंगे। तो दूसरा भी सही है। ग्रामीणों से लगान वसूली करता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखिए धार्मिक प्रधान की बात करें, धार्मिक प्रधान के लिए एक अलग से मतलब व्यक्ति होता है, तो ये गलत है। इसका मतलब है A, B और C। ABC जिस कूट में होगा उसको हम लोग सही मानेंगे ना। इतना समझ में आ गया? तो 3 के ABC देखिए, ABC सिर्फ और सिर्फ ख में है, तो इसका B हो जाएगा आंसर। 3 का B होगा ना। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इतना समझ में आ गया होगा। मुंडा शासन व्यवस्था में अगर पूजा का जो पद है उसका देखा जाए तो कौन होता है? उसको मुंडा शासन व्यवस्था में जो पूजा करता है उसको पाहन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पाहन। तो वो अलग व्यक्ति होता है। आगे चलते फिर खूंट का अर्थ क्या होता है? हमारे पास जो प्रश्न है कि खूंट का अर्थ क्या होता है। खूंट का जो अर्थ होता है परिवार भी होता है। जैसे खूंट का मतलब होता है परिवार, और मूल गांव भी होता है। जैसे मान के चले कोई मुंडा लोग आते हैं और जहां आकर वो लोग झारखंड में कहीं आकर मान के चले बैठ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लोग जो आए, ये जो क्षेत्र है उसको खूंट कहेंगे।
और ये खूंट मतलब ये खूंट क्या है, ये मूल गांव भी होगा, लेकिन जब यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा तो लोग बाहर साइड बैठेंगे, बसेंगे ना। जैसे अभी आप लोग गांव में रहते हैं, देखिएगा गांव अगर यहाँ पे आए और यहाँ पे पूरा लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ जब ज़्यादा लोग हो गए तो क्या होगा, गांव के बाहर जो मेन रोड है उसके सामने लोग घर बनाते हैं। तो इसको जो बाहर बनाते हैं उसको किली कहते हैं, और जो मेन है उसको मूल गांव, उसको खूंट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 4 का दोनों, ए और बी। समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। मुंडा शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जो मुंडा शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की, इसमें जो अंतर ग्रामीण विवाद, अंतर ग्रामीण मतलब ये गांव है, ये गांव है, ये सब गांव में आपस में अगर कुछ होता है वाद विवाद, तो इसको कौन निपटारा करेगा? तो उसके लिए देखिए, मुंडा का काम सिर्फ गांव के अंदर तक ही है। जाहिर सी बात है, जब गांव के अंदर तक ही होगा तो नहीं करेगा। और ये गांव के अंदर ये कौन सा टाइप का गांव है? ये किली टाइप का गांव का है। हाथू मुंडा जो है ये जो खूंट वाला है, जो मूल गांव है, मूल गांव का जो हेड होता है उसको हाथू मुंडा कहते हैं। पढ़ा राजा, चूंकि पढ़ा का राजा होगा तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा, 5 का डी। तो मुंडा शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा कौन करता है? मानकी करता है, 5 का डी ना। आगे चलते फिर, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, जब भी इस टाइप से शब्दावली रहे तो पहले प्रश्नों को हम लोग को तोड़ना है। दिख रहे हैं ना? तो इसमें क्या बोल रहा है, असत्य है। असत्य है मतलब क्या बोल रहा है, गलत है ना। असत्य है का मतलब क्या हो रहा है, गलत है। तो गलत कौन सा है? पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च है, सही है। इस व्यवस्था में महिलाओं का उच्च स्थान है, इस व्यवस्था में महिलाओं का उच्च स्थान है, तो ये उच्च स्थान नहीं है, ठीक। पढ़ा पंचायत के सहयोग में बरकंदाज, दारोगा, पांडे, ये सब भी होता है। और चौथा बोल रहा है कि पढ़ा राजा के ऊपर पढ़ा दीवान का पद है, पढ़ा राजा के ऊपर पढ़ा दीवान। तो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान नाम का कोई भी पद नहीं है। तो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं, गलत कौन कौन सा है? तो गलत बी और डी। बी और डी, ये जो जिस कूट में बी और डी होगा वो इसका सही आंसर होगा ना। तो आगे चलते देखते बी और डी कितना है। तो 6 का होगा सी, 6 का आंसर सी हो जाएगा ना, क्योंकि बी और डी इसी कूट में है। तो इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को। आगे चलते फिर 7वां प्रश्न है, मिलान करना है। और मिलान तो आप लोग ठीक बखूबी तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो पढ़ा राजा है उसके सहयोगी जो है वो लोग का क्या क्या काम है उससे मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो दीवान है, दीवान होता है राजा का मंत्री होता है। कौन? दीवान। पांडे जो होते हैं दस्तावेज को रखता है, जो भी मतलब फाइल डॉक्यूमेंट रहता है उस राजपाट के, उससे किससे कितने कर वसूली किए हैं, कितना बकाया है, ये सब जो दस्तावेज में है वो सब कौन रखता है? पांडे। बरकंदाज क्या है? एक सिपाही है, सिपाही का काम करता है। और लाल होता है हम लोग का, लाल क्या है? लाल हम लोग का सभा का वकील। लाल भी 3 टाइप का होता है, छोटे लाल, बड़े लाल और मझला लाल। ये क्या है? सभा का वकील है। तो इस तरीके से सही मिलान कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते फिर 8वां प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहयोगी कौन होता है? जो मुंडा शासन व्यवस्था है उसमें पाहन का सहयोगी कौन होता है? तो इतना सहयोगी जानने से पहले पाहन कौन है ये तो पहले जानना जरूरी है। तो पाहन कौन है? धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन। और इसका जो सहयोगी होता है मुंडा शासन व्यवस्था में, उसको पनभरा कहा जाता है। किसका? धार्मिक प्रधान जो है पाहन, पाहन का सहयोगी कौन होता है? पनभरा। पनभरा इसका आंसर होगा। तो 8 का क्या होगा? बी होगा। हाथू मुंडा, महतो, ये सब तो पता ही हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, 9वां प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का कार्य क्या क्या है उसको देखना है। तो देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का जो कार्य है वो संदेश वाहक के रूप में है।
तो संदेश वाहक हम लोग का डी है, तो 9 का क्या होगा आंसर? डी। 9 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, जो महतो है ये हम लोग जो महतो कुर्मी वाला टाइटल है, ये टाइटल नहीं है, ये एक पद है ना। ये महतो क्या होता है? ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। तो ठीक है, डी हो जाएगा। 9 का 10वां प्रश्न है कि मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेत क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था जो है उसमें भूत खेत आखिर है क्या? क्या भूत जहाँ डांस करते हैं वो वाला है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। इसके बारे में देखना जरूरी है। गांव साइड आप लोग देखे होंगे, किसी एक खेत होता है, खेत में एक पत्थर गाड़ दिया जाता है, उस गाड़ा हुआ पत्थर है उसको बोला जाता है भूत खेत। और उसमें बच्चे लोग जो है उसको डराया भी जाता है कि उस खेत या उस पत्थर के पास ना जाएं, रात में भूत आएगा। तो ये सब कहानी है, एक्चुअली इसको किस लिए है जो हम लोग का प्रश्न है उसको समझना जरूरी है। गांव में रहे होंगे, गाय बेकरी चराते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं ये सब। कमेंट करके बताइएगा देखे होंगे तो, या फिर सब शहरवासी ही है आप लोग। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेत की बात किया जाता है तो पहला ऑप्शन है कि भूतों से बचने हैं तो दान की गई खेत। चलो, इसमें लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ है। पहान को पूजा पाठ के बदले दी गई खेत, ये भी हो सकता है। पहान द्वारा भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु की गई पूजा के बदले दी गई खेत। देखिए, थोड़ा बहुत ये भी लग रहा है, लेकिन सी ए से ज़्यादा बेटर है। तो किसको मानेंगे हम लोग? सी को मानेंगे। तो मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेत क्या है? पहान द्वारा भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पूजा के बदले दी गई खेत। तो क्या होगा? 10 का सी हो जाएगा। मतलब जो पूजा पाठ करेंगे, कहीं भूत लगता है तो उस पूजा पाठ करने के टाइम जो पाहन पूजा करता है उसके लिए जो उसका पूजा के एवज में जो दी जाती है उसको क्या बोला गया? उसको भूत खेत कहा गया। ठीक, तो 10 का सी। आगे चलते फिर 11वां नंबर है, मुंडा शासन व्यवस्था निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? ये असत्य और सत्य बड़ा फंसा रहा लग रहा है ना। कोई बात नहीं, हम लोग को भी इसका तोड़ निकालेंगे, जुगाड़। तो असत्य नहीं है मतलब क्या बोल रहा है? असत्य नहीं है मतलब सत्य है ना, और सत्य है मतलब सही है। सत्य है मतलब सही है ना। तो देखते हैं फिर, मुंडा जनजाति कैमूर पहाड़ी से आए? बिल्कुल नहीं, अभी हम लोग जस्ट देखे थे। ये लोग कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। मुंडा द्वारा विकसित की गई भूमि को भूइंहरी भूमि कहते हैं। मुंडा द्वारा विकसित की गई भूमि को भूइंहरी भूमि कहते हैं। ठीक, ये भूइंहरी भूमि मुंडा द्वारा विकसित की गई भूमि को कहते हैं बोल रहा है। और पढ़ा पंचायत का स्थल कौन सा है? अखड़ा है। तो पढ़ा पंचायत का स्थल जो है वो अखड़ा है। क्या है? अखड़ा, ये सही है। और जो भूइंहरी भूमि जो होता है, भूइंहरी भूमि ये दूसरा है, ये यहाँ पे नहीं होगा ना। यहाँ पे जो भूइंहरी व्यवस्था है ये हम लोग का नागवंश की है, नागवंश से संबंधित है, नागवंशी शासन व्यवस्था, ना कि मुंडा शासन व्यवस्था में। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर क्या होगा? सी होगा। मतलब कौन सा सत्य है? सत्य सिर्फ एक ही हो रहा है ना, सी। तो ये गलत है, 2 भी गलत है, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर 12वां प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, तो जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है हम लोग का कौन से जाति से संबंधित है वो बताना है। तो पहले देखिए ऑप्शन क्या है? संथाल। संथाल के बाद अगर हम लोग देखें तो मुंडा, मुंडा के बाद हो, और हो के बाद उरांव। तो देखिए इसको एक बार हम लोग, इसमें चारों चीज़ को हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। जो संथाल जो है, संथाल वाला जो है उसको पहले इसके आंसर देखते हैं। 12 का होगा डी, मतलब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस कौन से जनजाति के लिए? उरांव से है। तो बाकी जो संथाल है, संथाल में है मांझी परगना, मांझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक, मुंडा के लिए मुंडा शासन व्यवस्था, और हो के लिए जो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो के लिए। ठीक, और उरांव के लिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो 12 का आंसर होगा डी। 13वां प्रश्न है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में सही मिलान करें।
पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है उसके बारे में सही मिलान करना है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में तो उनके जो उनकी ज़मीन से संबंधित है, उनके भूमि से संबंधित है, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। पाहन को जो भूमि मिलती है उसको पहनाई भूमि कहता है। कौन सा? पहनाई भूमि। बेगा को जो मिलता है उसके पहनाई कहा जाता है। क्या? पहनाई। पढ़ा राजा को जो मिलता है उसको मंझइस भूमि कहते हैं और महतो को महतोई। तो देखिए कम से कम यहाँ हम लोग को दो चीज़ देखने को मिल सकता था कि दो चीज़, महतो से महताई भूमि एक समझ में आ गया था, मतलब दो इसका इससे मतलब हो जाता था, और पाहन से पहनाई भूमि आप कर सकते थे। और जब बाकी जो पढ़ा राजा मंझियस भूमि है तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? एक के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 2। सही मिला नहीं होगा ना? आगे चलते फिर 14वां प्रश्न है कि पढ़ा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है मतलब सही है? तो कौन सा सही है? देखिए, पंचायत का प्रधान माझी होता है। तो पढ़ा शासन व्यवस्था में जो पंचायत का प्रधान ये माझी नहीं होता है, ये महतो होता है। ठीक, तो एक गलत हो जाएगा। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं भी भागीदारी होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, तीसरा ऑप्शन जो है धार्मिक प्रधान बेगा होता है। कौन? जैसे बी वाला अभी कंफ्यूजन ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरा है कि सभी सही है बोल रहे हैं, मतलब एक गलत है, मतलब ये भी तो गलत होगा। अगर एक गलत हो रहा है और डी बोल रहे सभी सत्य है तो सभी सत्य नहीं होगा, तो 2 भी हो गया। अब हम लोग को 50-50 का गेम खेलना है, या तो बी होगा या फिर सी होगा। तो बी और सी में से जो कंफर्म होगा उसको हम लोग को सबसे पहले देखना है कि धार्मिक प्रधान बेगा होता है। किसमें? पढ़ा शासन व्यवस्था में बोल रहा है कि धार्मिक प्रधान कौन होता है? धार्मिक प्रधान बेगा होता है। जबकि हम लोग को पता है जो बेगा है, बेगा क्या है? बेगा जो है इसका सहायक है। बेगा सहायक है किसका? पाहन का, मतलब जो धार्मिक प्रधान है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर एक्चुअली फिर कौन सा बनेगा? फिर बी। तो समझ में आ गया होगा कैसे बी आंसर आया। तो 14 का बी हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे चलते फिर देखिए, हम लोग को एग्जाम निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरा नॉलेज हो। हम लोग को कुछ चालाकी भी करना है, कुछ एलिमिनेट भी करना है कि क्या आंसर नहीं होगा। अगर क्या आंसर नहीं होगा ये पता चलेगा तो क्या होगा ये तो ऑफकोर्स पता चल ही जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग देखना है। देखिए ऑनलाइनर है, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। पढ़ा शासन व्यवस्था में पढ़ा पंच का आयोजन कब होता है? आश्विन पूर्णिमा। इसमें कोई नहीं समझना है, कोई इसमें समझने का ही नहीं, डायरेक्ट इसको याद रखना है। पढ़ा शासन व्यवस्था आश्विन पूर्णिमा होता है। ठीक, 16वां प्रश्न है कि पढ़ा शासन व्यवस्था के संदर्भ में पाहन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब गलत है। पहले शब्दों को तोड़ना जरूरी है पहले हम लोग को। तो कौन सा गलत है देखते हैं पहले। कौन सा गलत है वो देखते हैं। तो गांव का धार्मिक प्रधान, अच्छा पाहन के बारे में बोल रहे हैं ना। और कौन सा है? पढ़ा शासन व्यवस्था में। पढ़ा शासन व्यवस्था में बोल रहे गांव का धार्मिक प्रधान पाहन होता है। पाहन के बारे में है तो पाहन होता है, सही है। पाहन शादीशुदा व्यक्ति होता है, ये भी सही है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनाई कहलाते, ये भी सही है। ग्रामीण देवताओं की पूजा पाहन करता है। ग्रामीण देवताओं की पूजा पाहन नहीं करता बल्कि बेगा करता है, जो उनका सहयोगी है वो करते हैं। तो इसलिए ये गलत होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? डी। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। 16 का आंसर होगा डी, क्योंकि गलत पूछ रहा है गलत कौन सा, तो गलत कौन सा है? डी है, तो इसलिए डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि पढ़ा शासन व्यवस्था में संदेशवाहक की भूमिका कौन निभाता है? तो जो पढ़ा शासन व्यवस्था है, पढ़ा शासन व्यवस्था में जो संदेशवाहक का जो काम करते हैं वो कौन है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा होगा पढ़ा शासन व्यवस्था में।
तो जो प्रभा शासन व्यवस्था में देखने संदेश वाहक का, तो महतो के बारे में हम लोग क्या पता है, महतो हम लोग का प्रधान है, तो ये नहीं होगा। मांझी, मांझी हम लोग का संदेश वाहक है, मांझी संदेश वाहक है, तो बी आंसर हो जाएगा। बेगा की बात किया जाए तो बेगा क्या है, बेगा पाहन का सहयोगी है और जो गांव की पूजा पाठ करता है, भूमिहारी जमीन से संबंधित है। तो इसलिए इस टाइप से 17 का क्या होगा, आंसर बी होगा कि जो प्रभा शासन व्यवस्था में संदेश वाहन करता है वो कौन करता है, माझी। लेकिन यही माझी शासन व्यवस्था में माझी ग्राम का प्रधान होता है, ये भी याद रखना है। तो 17 का बी। आगे चलते हैं फिर 18वां प्रश्न है कि प्रभा शासन व्यवस्था में परंपरागत शासन व्यवस्था का प्रधान कौन होता है। तो प्रभा शासन व्यवस्था में जो परंपरागत शासन व्यवस्था का जो प्रधान होता है वो हम लोग का होता है पाहन। कौन होता है, पाहन होता है। जो प्रभा शासन व्यवस्था में जो खेती जो होता है, जो एक्चुअली में जो आकर कोई आ गया, कोई आदमी चिंटू पिंटू जो भी है, और आके जिस क्षेत्र में रहा उस क्षेत्र में भूमि से संबंधित जो भी काम करता है, भूमि को बनाता है, तो उसको भूमिहारी कहा जाता है और उस भूमि को, ठीक। लेकिन जो उसके बाद जब और शासन व्यवस्था चलता है, परंपरागत शासन आता है, तो उसका प्रधान कौन होता है, पाहन होता है। फिर महतो की बात किया जाए तो महतो उस शासन व्यवस्था को चलाने के लिए काम करते बाद में। तो पहले पाहन ही दोनों काम करता था, शासन व्यवस्था चलाना और बाकी पूजा पाठ वाला भी, लेकिन बाद में ये काम इसको दिया जाता है चलाने का। आगे वो प्रश्न में देखेंगे हम लोग। तो एक्चुअली 18 का क्या होगा, ए। प्रभा शासन व्यवस्था में परंपरागत शासन व्यवस्था को प्रधान कौन होता है, पाहन होगा, ठीक। आगे चलते फिर इस सब में आगे डिस्कशन कर लेंगे। 18 का ये 19वां प्रश्न है कि प्रभा शासन व्यवस्था में डोडा प्रभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जाहिर सी बात है, असत्य है मतलब क्या है, गलत है। तो हम लोग को गलत कथन को हम लोग चुनना है। यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है, सही है। इसमें पदों के अनुसार अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह दिया जाता है, ये भी सही है। इनमें प्रभा के प्रत्येक गांव की वो सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है, ये भी सही है। तो गलत बोले तो गलत एक भी नहीं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो 19 का आंसर डी होगा। अच्छा, और एक चीज़, अगर आप लोग के नोट्स में अगर कुछ नए मिल रहा है तो उसको उसी नोट्स में वहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सके कुछ लेक्चर में 1-2 पॉइंट छूट गया हो तो उसको हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। तो इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा अगर कुछ नया पॉइंट मिले तो, ठीक। फिर 19 का डी हो गया। तब इस तरीके से 20वां प्रश्न है, 20वां है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। तो इसके लिए डायरेक्ट मानना है हम लोग का हो जनजाति के लिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था, संथाल के लिए मांझी परगना, हो के लिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था। 20 का सी। आगे चलते 21वां प्रश्न है, किस शासन व्यवस्था में कहावत है, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। अभी हम लोग देखे थे ना कि पाहन जो परंपरागत शासन व्यवस्था का प्रधान कौन है, गांव, और उसके बाद जब महतो को गांव चलाने का ये दे दिया तो पाहन उस पर फिर पूजा पाठ वाले में आ गया। तो उसी संदर्भ में मतलब जो प्रभा शासन व्यवस्था है उसी में ये बात आया कि जो प्रभा शासन व्यवस्था में ही ये बात कही गई कि गांव को जो बनाते हैं वो पाहन बनाते हैं और जो चलाते हैं वो कौन चलाते हैं, महतो। तो इसलिए प्रभा शासन व्यवस्था 21 का बी इसका आंसर होगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, आंसर प्रभा शासन व्यवस्था होगा। आगे चलते फिर 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो 22वां जो नंबर है ये हम लोग का मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मतलब मुंडा मान की शासन व्यवस्था मतलब ये कौन सा है, हो जनजाति वाला हो, और कौन सा है, कोल्हान क्षेत्र में 1932 में जो हम लोग का विल्किंसन रूल आता है इसी शासन व्यवस्था संबंधित है, ये प्रश्न भी दिख रहा है। तो इसको भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था माना जाता है, और चूंकि भारत की प्रथम गणतांत्रिक बात करता है तो ये पूरा विश्व का भी प्रथम माना जाएगा। बात तो यहाँ 1832 की है, लेकिन ये बहुत
हमारी जो शासन व्यवस्था है हम बहुत दिनों से आ रही है ना, चलते आ रही है। बस वो लोग को अपने बुक में लिखे हैं कि इस टाइम ये दिखा गया है, लेकिन ये तो बहुत पहले से चलता आ रही शासन व्यवस्था हमारी। तो इसलिए इसका जो प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था। 23वां प्रश्न यही है कि 1833 विल्किंसन रूल के द्वारा अंग्रेजों ने किस शासन व्यवस्था को पुनः बहाल किया। तो ये हम लोग का मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ये यूं नहीं किया कि ये लोग शासन व्यवस्था अच्छा चल रहा है तो चलो इसको अपने शासन व्यवस्था में चलने दो। ये लोग जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो हो जनजाति हैं, वो लोग क्या अंग्रेजों की कुछ भी बात नहीं मानते थे। झारखंड में अगर सबसे लास्ट तक किसी ने युद्ध किया है अंग्रेजों के विरुद्ध तो हो जनजाति क्या है, कोल्हान जनजाति, कोल्हान क्षेत्र में। तो इसी क्रम में जब 1931-32 में जब विद्रोह होता है और उसके बाद जब 1933 में विल्किंसन रूल लागू होता है तो उस टाइम पुनः मुंडा मान की शासन व्यवस्था को लागू किया जाता है। तो इस तरीके से ये होगा सी। आप लोग कमेंट करना है कि 1900 नहीं होगा, 1831-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था, पहला कमेंट। दूसरा कमेंट ये भी करना है कि 1820 में कौन सा विद्रोह हुआ था। दोनों विद्रोह के बारे में आप लोग को कमेंट करना है, ठीक ना, इतना तो कर ही सकते हैं। आगे चलते फिर 23 का सी हो जाएगा। 24 है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। मुंडा मान की कभी कभी शब्दों से ही पता चल जाता है, मुंडा और मान की बोल रहे तो गांव का होगा मुंडा और ये अंतग्रामीण का होगा मान की। तो मुंडा गांव के प्रधान होता है, तो ये हो जाएगा बी, 24 का बी। ठीक, आगे चलते हैं फिर आगे। हाँ चलिए चलते हैं फिर। प्रश्न है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है। जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है उसमें जो संदेश वाहक का जो काम है वो कौन करता है। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था की बात किया जाए और वहाँ पे अगर संदेश वाहक एक गांव से मतलब गांव के अंदर जो संदेश को भेजना है या जो भी उसको ये करना है तो उसके लिए जो आंसर है वो डाकुआ है। डाकुआ क्या है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था का जो संदेश वाहक के रूप में जो रहता है वो कौन होता है, डाकुआ होता है। ये मुंडा का सहयोगी भी होता है। ये जो है डाकुआ जो है मुंडा का सहयोगी भी है। कौन, मुंडा। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का कार्य कौन करता है, डाकुआ। 25 का बी। ठीक, आगे चलते फिर। दिउरी जो है, दिउरी जो है ये पूजा पाठ करता है। दिउरी कौन करता है, पूजा पाठ करता है। आगे चलते हैं फिर 25 का बी। 26वां प्रश्न है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था है इसमें गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है। गांव की राजस्व अधिकारी कौन करते हैं, तहसीलदार। डाकुआ संदेश वाहक है और देवरी पूजा पाठ जो करता है ये है। और डाकुआ कौन है, ये संदेश वाहक अभी देख ही लिए। और तहसीलदार क्या है, ये गांव के राजस्व अधिकारी होते हैं। किसमें, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते फिर 27वां प्रश्न है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान कौन होता है। तो जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था होता है उसमें वहाँ का जो न्यायिक जो प्रधान होते हैं, किसका, जो न्यायिक प्रधान होता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में वो कौन है, पीरपंच होता है। कौन, पीरपंच। तो 27 का क्या है, सी है। 27 का क्या हो जाएगा, सी होगा। इसके बाद पढ़ा राजा होगा, फिर मानकी, मुंडा, ये सब हम लोग देखे होंगे। लेकिन जो पढ़ा की न्यायिक जो प्रधान होगा वो कौन होगा, पीरपंच होगा। तो एक्चुअली 27 का आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते 28वां प्रश्न है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था से धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है। मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है, मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था है उसमें धार्मिक प्रधान, तो पहले धार्मिक प्रधान का सहयोगी बोल रहे हैं ना। तो पहले मुंडा मान की शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रधान है वो कौन है उसको पहले जानना जरूरी है। तो धार्मिक प्रधान कौन है, देउरी। और इसकी सहयोगी कौन है, सॉरी इसकी जो सहयोगी है यात्रा देउरी होगा। तो 28 का क्या होगा आंसर, सी। तो इसका आंसर जो सहयोगी है यात्रा देउरी। तो 28 का सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर
नागवंशी काल में मुंडा मानकी व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? जो नागवंशी जो काल हुआ, आप लोग को कमेंट करना है कि नागवंश के संस्थापक किसने किया है, नागवंश के संस्थापक किसने किया है, कमेंट में बताना है। ठीक, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भुइंहारी व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। जब अंग्रेज भारत में आ गए थे और भारत में भी जब झारखंड पहुंच गए थे तो उसको भुइंहारी व्यवस्था कहा गया। नागवंशी काल में मुंडा मानकी व्यवस्था जो था उसको। तो 29 का सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर 30 नंबर का है कि नागवंशी काल में पढ़ा को क्या कहा जाता था? तो देखिए, पढ़ा एक स्तर है और स्तर होगा तो राजा नहीं होगा ना ही मानकी होगा, दो तो ऐसे हट गया। और पढ़ा तो छोटे ये में होता है तो इसलिए पट्टी इसको बोला जाता था, पढ़ा को ही पट्टी कहा जाता था। 30 का डी। ये दो कैसे नहीं होगा तो समझ में आ गया, और ये पट्टी एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 30 का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते फिर हमारा प्रश्न है 31वां नंबर कि नागवंशी काल में मानकी को क्या कहा जाता है? तो नागवंशी काल में जो मानकी को भुइंहार कहा जाता था, क्या कहा जाता था? भुइंहार। 31 का ए हो जाएगा आंसर। एक्चुअली क्या था ना कि जो नागवंश के जो राजा लोग थे, राजा के वहाँ जो लोग रहते थे वहाँ पे उसके साथ साथ जो सामंत लोग रहते थे, तो सामंत लोग को ही उस क्षेत्र में ज़मीन से संबंधित जो भी काम कराना था, राजस्व इकट्ठा कराना था, ये सब जो कराते तो उसी को फिर भुइंहारी कहा जाता था। इसमें सामंत में राजा खुद भी हो सकता है, क्योंकि ये जो राजा था ये भी तो दिल्ली सल्तनत या ब्रिटिश काल में ये भी सल्तनत था, मतलब सॉरी वो क्या बोलते उसको, सामंत था। ठीक ना, तो इसलिए जो मानकी जो है नागवंशी काल में वो क्या है? भुइंहार कहा गया। ठीक ना, 31 का ये हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि झारखंड के मानचित्र में रांची किन किन जिलों से सीमा साझा करता है? तो किन किन जिलों से सीमा साझा करते हैं? तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम हमारे रांची के पास नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग को एलिमिनेट करना सबसे पहले सीखना है। दूसरा में देखते हैं हम लोग रामगढ़, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, अच्छा गुमला भी है। ठीक, पश्चिमी सिंहभूम ये वाला जो है ना, ये पश्चिमी सिंहभूम रांची से नहीं है, पश्चिमी सिंहभूम जो है रांची से टच नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रामगढ़, चतरा, लातेहार, गुमला, खूंटी, सरायकेला। ठीक, इसमें देखते हैं फिर सी में क्या बोल रहे हैं? रामगढ़, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सरायकेला। और चौथा में क्या है? देखिए, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसवां। तो इसमें जो है सी और डी जो है इसमें दोनों सही है, ए भी सही है और ए भी। तो इसलिए जो भी सी और डी में से जो भी मारे हैं वो उसका सही होगा। ठीक ना, आप लोग को एक एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर 33वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला ओडिशा से सीमा साझा नहीं करता है? देखिए, कुछ सोचना नहीं है, खूंटी जहाँ है ये किसी राज्य से नहीं करता है टच। दूसरा बात है सरायकेला भी करता है ओडिशा से, और पश्चिमी सिंहभूम भी करते हैं। तो कौन सा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? खूंटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक, 33 का ए। बी बहुतों को लगता होगा कि सरायकेला खरसवां टच नहीं करता होगा, लेकिन ये सरायकेला खरसवां छोटी सी जगह करता है टच, तो इसलिए आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे चलते फिर 1963 में किस कानून के तहत नागवंशी शासन का अंत हो गया? तो कौन से शासन, जो नागवंशी शासन जो उस टाइम चिंतामणि थे, इसका नाम ही इसलिए पड़ गया कि चिंता में रह गया कि नागवंशी शासक तो चला गया ब्रिटिश कानून के तहत।
तो उसी चिंतामणि की बात किया जा रहा है कि ये कब और किस टाइम इसका जो ताज था उसको हटाया गया। तो उसके लिए जो मतलब हटाने के लिए जो जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया था वो बिहार जमींदारी उन्मूलन 1963 में लाया गया था। तो इस तरीके से 34 का सी हो जाए। कितना होगा सी। स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो ये हम लोग का स्थायी बंदोबस्त कब आता है, ये जो आता है हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस टाइम है 1793 के आसपास होगा। ठीक। भुइहारी व्यवस्था फिर बाद में इसी को कहा जाता है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को ही भुइहारी व्यवस्था कहा जाता है नागवंश के टाइम। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा 34 का सी हो जाएगा ना। और CNT एक्ट हम लोग का है 1908 को आया है। ठीक। आगे चलते हैं फिर 34 का आंसर सी। 35 है कि झारखंड के किस अभ्यारण्य को 2023 में रामसर साइट्स की दर्जा देने की बात कही जा रही है। ये मतलब रिकमेंड किया गया है और ये उधवा पक्षी बिहार को, ये करंट अफेयर्स है। ठीक। थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो 35 का बी हो जाएगा। रामसर साइट अलग आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अलग से रामसर साइट के लिए वीडियोज बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी वनडे एग्जाम में इस बार पूछना ही पूछना है, क्योंकि मैं मतलब न्यूज में पूरा है इस बार रामसर साइट। 35 का बी होगा। 36 में है कि झारखंड के कुल कितने जिले हैं जो कम से कम 2 राज्यों से सीमा रेखा बनाती, कम से कम 2 राज्यों। तो अगर हम लोग गढ़वा की बात करते हैं, गढ़वा ये 3 राज्यों से करता है ना, कौन कौन सा, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। गढ़वा हुआ। फिर हम लोग का दक्षिण की ओर पूर्व की ओर चलेंगे तो हम लोग कौन सा पहला मिलेगा, दुमका भी 2 बिहार और वेस्ट बंगाल से। साहेबगंज ये भी 2 जगह करता है, बिहार और वेस्ट बंगाल। उसके बाद हम लोग का सरायकेला खरसवां आते हैं तो ये भी 2 जगह पे करेंगे। उसके बाद ईस्ट सिंहभूम भी 2 जगह करते हैं। और एक कौन सा वो 1 2 3 4 5 और एक है हम लोग का सिमडेगा। तो इस टाइप से टोटल कितना है 6 जिले हैं। तो ये इसका आंसर होगा 36 का सी। इसके लिए रट्टा नहीं मानना है बल्कि मैप को इमेजिन करके रखना है दिमाग में। आगे चलते फिर 37वां प्रश्न है कि झारखंड के प्रमंडलों को उनकी जिलाओं की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, जो भी छोटा से बड़ा होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 ये आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो उसका हम लोग जिला जो प्रमंडल है उसके बारे में देखना है। तो हम लोग का 5 प्रमंडल है। तो 5 प्रमंडल में जो सबसे ज़्यादा हम लोग का किस में है, उत्तरी छोटानागपुर। चूँकि आरोही बोल रहे हैं ना तो सबसे कम की बात करते हैं। तो कम हम लोग का पलामू में देखते हैं। पलामू और सरायकेला खरसवां में 3 जिले हैं, एक हो गया। उसके बाद हम लोग का दक्षिणी साउथ छोटानागपुर में 5 है। साउथ छोटानागपुर में 5 है। संथाल परगना में 6 है और नॉर्थ छोटानागपुर में है हम लोग का 7। तो इसका मतलब है पलामू और सरायकेला खरसवां मतलब कोल्हान प्रमंडल सबसे पहले होगा। तो चूंकि इसमें पहला वाला उत्तरी छोटानागपुर है तो ये नहीं होगा। दूसरा में कोल्हान तो है, कोल्हान है लेकिन पलामू लास्ट में है तो ये भी नहीं होगा। इस पलामू है, पलामू के बाद एक कोल्हान लास्ट में है तो ये भी नहीं होगा। तो अब अंतिम रूप से अगर जो भी है 3 अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इसको बिना चेक किए भी आप लोग सही मारिए। वैसे चेक कर लीजिए, पलामू में 3 है, कोल्हान में भी 3 है, दक्षिण छोटानागपुर में 5 है, संथाल परगना में 6 है और उत्तरी छोटानागपुर में 7 है। तो एक्चुअली इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर कितने जिले हैं जो केवल बिहार राज्य से सीमा रेखा साझा करता है। टोटल हम लोग का 10 जिला है जो बिहार राज्य से टच करता है, लेकिन इसमें से बोल रहे केवल और केवल बिहार राज्य से। तो केवल और केवल करना है तो हम माइनस क्या क्या करना है, हम लोग को गढ़वा करना है क्योंकि ये 3 और 2 और राज्यों से करता है। उसके बाद दुमका को करना है और उसके बाद साहेबगंज को। तो 3 की रहेंगे तो कितना होगा 7। तो आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा। 38 का सी। 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने युग्म सत्य नहीं है जो जिला
और राज्यों के बीच साझेदारी करते हैं। तो कौन कौन सा है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। मतलब क्या बोला, युग्म सत्य नहीं है, मतलब गलत है ना, गलत है। तो गढ़वा 3 के साथ सही है, सिमडेगा 2 के साथ सही है, पश्चिम सिंहभूम केवल 1 और वो कहाँ है, ओडिशा, तो ये एक गलत हो गया। दुमका 2 के साथ सही है, अभी जस्ट देखे तो लातेहार भी 2 है, और खूंटी सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे राज्यों से नहीं है, तो 2 गलत है। तो 2 युग्म गलत है। तो 2 युग्म किस में है, कौन से कूट में है, ए में ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, 39 के। आगे चलते हैं फिर। झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। तो कौन सा जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है, देखिए गढ़वा, लातेहार, सिमडेगा, ये तो सही है, करता है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार लोहरदगा नहीं करता है, तो ये गलत हो जाएगा। गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, तो हम लोग को पलामू इसमें नहीं करता है, तो ये भी गलत होगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, देखिए इसमें भी सही है। तो देखिए दोनों में सही हो रहा है, ए और डी। हम लोग को विकल्प क्या चुना जाता है, जो उपरोक्त में से सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। सबसे ज्यादा होता है ना, एमसीक्यू में तो वही होता है ना, जो सबसे ज्यादा सही होगा। तो इसमें 3 जिला की बात करें, इसमें चारों जिले की बात कर रहा है। इसी चारों में से किसी एक को मानना होगा, तो हम लोग को डी को मारेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 40 का डी। ठीक, कभी कभी इस टाइप से भी आता है, तो इसलिए इसको भी टैकल करने सीखना होगा। तो 40 का डी हो गया। ठीक, 41 में है, वैसे बोर्ड चाहे तो 40 का ए और डी दोनों को माने, लेकिन अगर इसको एक ही मानना है तो 40 का डी होगा। ठीक ना, तो 40 का डी ही मानना है आप लोग को, कोई ए मानना है तो उसको गलत कीजिएगा। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म उपस्थित है। जीवाश्म उपस्थित है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जीवाश्म का कुछ ना कुछ अंग मिलना चाहिए। तो अंग मतलब उससे संबंधित कुछ भी हो, जीव का जो उसका कुछ ना कुछ अंश मिले, जीवाश्म। तो आर्कियन में चूंकि ये जस्ट ज्वालामुखी से ऊपर आता है, तो इसलिए नहीं होगा। विंध्यन जो है, विंध्यन में हम लोग का चूना पत्थर वगैरह देखने को मिलता है, साथ ही इसमें जीवाश्म भी हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा। दक्कन के लावा ज्वालामुखी से उठ रहा है, तो इसलिए इसमें भी नहीं होगा। लेकिन गंडवाना क्रम जो हम लोग का कोयला जो है, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है, तो इसलिए इसका आंसर बी एंड सी होगा। इसका आंसर दोनों को मानना है। ठीक, 2 में से जो भी आप लोग का बी और सी जो भी सही है वो सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर। बयालीसवां प्रश्न है, इसको तो सिर्फ रट्टा ही मानना है, इसका कुछ समझना है नहीं। प्री कैम्ब्रियन कहाँ से निकल, कौन से टाइम क्या है, तो सबसे पहले कुछ याद हो या ना हो, प्री कैम्ब्रियन हम लोग का सबसे पहले अरावली रेंज के साथ साथ जो अगर पुराना उतने दिन का ही पुराना है, तो हम लोग का दलमा का पठार है, तो 1 का 3 हो जाएगा। बी में अगर देखा जाए तो बी का जो पेलोजिक है, इस टाइम दामोदर में भ्रंश का निर्माण हो रहा था। मेसोजोइक की बात किया जाएगा तो ये राजमहल ट्रेप का होगा, और सेनोजोइक होगा तो ये दूसरा वाला पाठ क्षेत्र। तो इसको याद रखना ही है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मतलब भूगोल का जो टाइम स्केल है वो है, तो इसको याद रखना ही होगा। गुलगिट पठार, पेशरार पठार, कबरा पठार, जोडा डुमरी पठार जो पाठ है, ये सब पलामू पाठ का ही एक भाग है, तो इसको याद रख लेना है। ठीक, आगे चलते फिर। रांची पठार का पूर्वी किनारा है, कोई एक मतलब क्षेत्र का हम लोग का उल्लेख करने, जिसमें रांची पठार का पूर्वी किनारा है, साथ ही साथ वो क्या है, ढालू और प्राय समतल है। इसके उत्तरी भाग को मोरवाना कहा जाता है, मोरवान कहा जाता है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हम लोग का पंचवर्गीय क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो सका आप लोग का नया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो 44 का बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर। लो आयस की श्रृंखला किसे कहा जाता है, आप लोग को पता है। लो आयस सबसे ज़्यादा हम लोग को धारवाड़ क्रम की श्रेणी के चट्टानों में पाया जाता है, तो इसलिए इसको लो आयस की श्रृंखला भी कहा जाता है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि धारवाड़ कालीन चट्टान झारखंड में कितने प्रतिशत है। ठीक ना,
आगे चलते हैं फिर 46 प्रश्न है। 46 नंबर के, किन चट्टानों को कोल्हान क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है? तो कोल्हान क्षेत्र से जो हम लोग को देखने को मिलता है वो हम लोग का धारवाड़ ही मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लो आयस का पूरा भंडार है ना इधर। तो इस टाइप से क्या होगा 46 का ये। बिंधन क्रम की अगर बात करते हैं तो बिंधन हम लोग का किधर गढ़वा साइड मिलता है, वहीं पे मिलता है ना। और गंडवाना क्रम हम लोग का कौन सा है, दामोदर जो बेसिन है, ये दामोदर बेसिन गंडवाना क्रम में है। और दक्कनी लवा हम लोग का दक्षिण भारत साइड होगा, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 46 का ये। 47 है, सोनभद्र झारखंड की गढ़वा को स्पर्श कर रहा है, तो ये कौन से जिले का है? तो ये हम लोग का उत्तर प्रदेश है। ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सटा हुआ है, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 अन्य राज्यों से सटा हुआ है। आगे चलते फिर 48 है कि झारखंड प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग अवस्थित है? अगर प्रायद्वीपीय पठार कुछ इस टाइप से है तो हम लोग का छोटनागपुर पठार इधर है, तो ये कौन होगा? ये नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा? ये वाला उत्तर पूर्व। 48 का बी। झारखंड राज्य की जलवायु कौन सी है? तो ये भी कौन सा हम लोग का उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। आगे चलते हैं फिर झारखंड के अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो ये सब रट्टा ही मानना है और कुछ नहीं हो सकता इसमें बिना रट्टे। अक्षांश की बात है इसलिए नॉर्थ ही होगा, देशांतर होता तो ईस्ट वेस्ट होता ना, तो या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा, लेकिन हम लोग नॉर्थ साइड में है ना। अगर ये गोलोब है पृथ्वी में इस टाइप से अगर है तो हम लोग भारत यहाँ है और भारत यहाँ है तो झारखंड भी इसी साइड होगा, तो जाहिर सी बात ये नॉर्थ ही होगा, ठीक है ना। तो ये होगा आंसर। 51वां प्रश्न है कि कर्क रेखा झारखंड राज्यों के कितने जिलों से होकर गुजरती है? और ये 6 जिलों से होकर गुजरती है। और कमेंट करके आप लोग को बताना है कौन कौन से 6 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक ना। कमेंट करके बताना है, ठीक ना। वैसे चलिए 3 कमेंट मैं बता दे रहा हूँ, 3 प्रश्न, बाकी 3 आप लोग बताइएगा। इधर हम लोग का बोकारो है, रामगढ़ है और रांची है, BRR। अरे कोई नहीं, और 3 भी बता देते हैं, काहे आप लोग टेंशन ले रहे हैं। बाकी होगा हम लोग का लातेहार, लोहरदगा और गुमला। तो इस टाइप से 6 जिले हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा डिस्कशन तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा चल रहा है डिस्कशन, और क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।